जैसा हम समझ सकते हैं कि आइडिया प्रूफिंग और टेस्टिंग कितनी ज़रूरी है किसी भी प्लान को फाइनली एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक वैसे ही प्लानिंग में एक बार एग्जीक्यूशन नहीं होता है। वंस जब वो लॉन्च हो जाए तो हमें हर समय हर पल उस पर एक डिसिप्लिनरी मेथड के साथ एनालाइज करना पड़ता है कि हमारा प्लान कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनालिसिस और बिजनेस प्लान को सक्सेस बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। हम अपने अगले चरण की ओर प्रस्थान करते हैं और समझते हैं कि सर किसी भी प्लान को बनाने के बाद एग्जीक्यूट करने के बाद जब एक रनिंग मॉडल में हो जाता है तो बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, क्योंकि एक प्लान बहुत लंबे समय के लिए बनता है और फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, तो उन चुनौतियों का सामना कैसे करें। मेरा ये प्रश्न रोहित सर से रहेगा। सर प्लीज़ प्रकाशित करें। देखिए, आपने कहा चुनौतियों की बात करी, तो बिजनेस बिना चुनौतियों के तो संभव ही नहीं है ना। आप जानते हैं बिजनेस के साथ एक टर्म हमेशा आता है रिस्क। जितना ज़्यादा रिस्क उतना बिजनेस का ग्रो करने के चांसेस। तो यही बात चुनौतियों की। चुनौतियां देखिए ऐसा आज की समय अवधि में आप ये देखेंगे सबसे बड़ी चुनौती है टेक्नोलॉजी। कोई भी बिजनेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो टेक्निकली अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो मार जरूर खाएंगे अपने बिजनेस में। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप टेक्निकली साउंड है, अगर आपकी फर्म टेक्निकली साउंड है, तो आप बिजनेस को ग्रो बहुत ईजिली कर सकते हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, इंडिया जाना जाता है असेंबलिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग के लिए इंडिया जाना जाता है। लेकिन अब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग के सिवा सर्विस इंडस्ट्री और प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। कैसे कर पा रहा है? क्योंकि हम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग साबित हो रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एक फर्म जो आज से 10 साल पहले 10,000 एम्प्लॉयज़ के साथ प्रोडक्शन करती थी एक दिन में, आज वही फर्म 4 से 5 हज़ार लोगों को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बना के मशीनरीज के थ्रू प्रोडक्शन कर रही है। जो पहले 10,000 यूनिट बनाती थी तो आज वो 50,000 यूनिट बना रही है। उसके पीछे रीजन क्या? आपने टेक्निकली अपने आप को साउंड प्रोड्यूस किया, पहली चीज। दूसरा चीज ये, जब तक आप मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे कि मार्केट में लोगों को क्या चाहिए, तब तक आप जो भी प्रोडक्शन कर लें आप, वो मार्केट में जाके बिकेगा इसकी गारंटी कभी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मार्केट में जाते हैं, जैसा सर ने आपको कहा कि आप लोगों पर टेस्टिंग कीजिए, आप लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड कराइए जिसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। आप छोटे छोटे सैंपल्स मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं। उस ओपिनियन के बेसिस पे आप अपनी टेक्निकल टीम्स को बता रहे हैं कि ये हमको चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद आप उस पर ओवरकम कर रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, उसको स्ट्रांगली कम बैक करके लेकर आ रहे हैं। ये आप जानने के लिए आप केस स्टडी पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, आप ओला की केस स्टडी पढ़ सकते हैं। ओला ने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया, उसको मार्केट में लॉन्च किया, उसमें कुछ खामियां निकली। उस खामियों को जानने के लिए ओला ने कॉल सेंटर स्टैब्लिश किया, लोगों को पर्सनली कॉल किया, अपने जो उनके कस्टमर्स थे उनको कॉल करने के बाद ऑल ओवर इंडिया से उनसे फीडबैक लिया। उस फीडबैक के बेसिस पर उन्होंने अपनी टेक्निकल टीम को बताया कि ये 4, 5, 8, 10 चीज़ें हैं जो कस्टमर्स को इशू फेस करना पड़ रहा है। उस चीज़ पे कंपनी ने काम किया। वही कंपनी जो पहले अपने साल में या महीने में स्कूटर की काउंट कर रही थी एग्जैक्टली कि कम काउंट हो रहा है, आज उसको गिनना पॉसिबल नहीं है उसके लिए कि कितना हमारा डेली बेसिस पे स्कूटर जा रहा है। सो नाउ दिस इज व्हाट, ये क्या है कि आप देख रहे हो कि एक कंपनी ने फीडबैक लिया, फीडबैक के अगेंस्ट काम किया, और उस काम को करने के बाद उनका प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है। तो कहीं नहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट कस्टमर के द्वारा, कस्टमर के लिए और कस्टमर के रूप में ही कंप्लीट हो रही है, और हर स्टेज में हमको कस्टमर का ओपिनियन लेना पड़ेगा और उसी के बेसिस पर काम करना पड़ेगा। अगर आप ये करते हैं तो आपको कोई भी चुनौती फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी एक पैरामीटर में अगर आप लैग करते हैं तो आपके बिजनेस को चुनौतियां फेस करनी पड़ेंगी, इट्स फॉर श्योर। थैंक यू सर। जैसा हम समझ सकते हैं कि बिजनेस प्लान में जो एक सेंटर रोल है वो कस्टमर को दिया जाता है, क्योंकि कस्टमर ही हमारे एंड यूजर्स होंगे, वही हमारे प्रोडक्ट को फीडबैक के थ्रू इम्प्रूव करा सकते हैं। उनके ही द्वारा हम अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रोवाइज, हमारे प्लान लेआउट्स को अच्छे तरीके से लॉन्च करके एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं एक ऐसे विषय और एक ऐसे संवाद के बहुमूल्य पॉइंट पे जहाँ पर हम जानना चाहते हैं अपने दोनों वक्ता से कि सर व्यापार, विचार और प्लान कैसे आपस में मेल खाते हैं। मैं शुरू करना चाहूँगा राजेश सर। सर प्लीज़ बताएं कि बिजनेस प्लान और विचारों को कैसे एक लाइन में देखा जाए। देखिए, अच्छा सवाल है। विचार जिसको हम बोल रहे हैं उसको अगर मैं इंग्लिश में तब्दील करूं तो आइडिया जनरेशन से बात हो रही है। देखिए, बिजनेस प्लान और आइडियाज़ ये अगर साथ में चलेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार हम लोग कई कंपनियों को देखते हैं जिनका बिजनेस प्लान कुछ नहीं होता। दे कम टू मार्केट और बहुत जगह वो हाथ पांव फैलाती हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं कर पाती और बाद में बंद हो जाती। बहुत सारी कंपनी हैं, ऐसा बोलते हैं, एक स्टडी ऐसा बोलती है कि देर आर 100 कंपनीज विच आर कमिंग, मतलब जो 100 कंपनियां अगर वो स्टार्टअप में आ रही हैं तो सिर्फ उसमें से 5 ही या 4 ही कंपनियां ऐसी होंगी जो मार्केट में रहेंगी अगले 5 साल में। 95 कंपनियां बंद हो जाएंगी। क्यों बंद हो जाती हैं ये कंपनी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उनके पास जो बिज़नेस प्लान होता है वो एक सही ढंग का बिज़नेस प्लान नहीं होता।
इस तरह का बिजनेस प्लान नहीं होता जो मार्केट को अपने हिसाब से तब्दीली कर सके। तो अगर बिजनेस प्लान आपका बहुत रिजिड है कि मतलब मैंने क्या किया, मान लीजिए मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना दी, मैंने पूरा घर पूरा रेंट बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, उसमें मशीनें लगा दी। अब मेरा बिजनेस प्लान ना बहुत रिजिड हो गया है क्योंकि मैंने जिस चीज़ की मशीन लगाई है मैं वही काम करता रहूँगा, उसके अलावा मैं अगर मार्केट में कुछ तब्दीली आई तो मैं बदलाव नहीं कर सकता अपने बिजनेस प्लान में। तो इस तरह का आइडिया हमेशा होना चाहिए जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। तो आइडिया शुड बी फ्लेक्सिबल एज वेल एज अडेप्टेबल टू द जो मार्केट की डिमांड है। अगर मार्केट की डिमांड सडनली चेंज हो रही है तो क्या आप अपने आइडिया को और अपने बिजनेस प्लान को चेंज कर पा रहे हो? अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, फिर आपका जो बिजनेस है वो फ्लेक्सिबल है। इसके लिए एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं एजाइल मेथडोलॉजी। एजाइल मेथडोलॉजी ये कहता है कि आप इतना फ्लेक्सिबल रहिए कि अगर मार्केट में बिल्कुल से चेंज आ रहा है तो आप अपने को उस हिसाब से चेंज कर पाए। हमने कोरोना में देखा, कोरोना या कोविड पीरियड में देखा, कई कंपनी डाई आउट हो गई, बिग बाजार डाई आउट हो गया, पूरा बिक गया, है ना। लेकिन कई और कंपनियां हैं आप देखो जो थ्राइव कर रही हैं, जिन्होंने और अच्छा कर लिया उससे, है ना। क्यों किया? क्योंकि बिग बाजार अपने आप को एजाइल नहीं रख पाया, वो अपने को रिजिड में रखा, उनका कैश कन्वर्जन नहीं हो पाया तो वो बंद हो गई। लेकिन बहुत सारी कंपनी थी जिन्होंने अपने कैश कन्वर्जन साइकिल को ऑनलाइन मोड पे चले गए। एजुकेशन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें किसी भी बच्चे का साल बर्बाद नहीं हुआ कोविड में। उसने अपने को फ्लेक्सिबल रखा, जैसे ही कॉलेज में आना बंद हुआ उन्होंने अपने को ऑनलाइन मोड पे पढ़ाना शुरू कर दिया। ना बच्चे का नुकसान हुआ व्यक्ति का, ना ही टीचरों का नुकसान हुआ, ना ही ऑर्गेनाइजेशन का हुआ। तो आप देखिए इस तरह की मेथडोलॉजी, ये जो एजाइल मेथडोलॉजी है, ये कहती है अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल रखिए, कुछ भी हो जाए आप अपने को इतना डायनेमिक रखिए कि आप अपने को बदलाव कर सकें और तब बदलते मार्केट के साथ आप अपने को ढाल सके। तो बिजनेस प्लान एंड आइडिया शुड बोथ बी एजाइल, मैं इतना कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। तो अब मैं जानना चाहूँगा रोहित सर के इस पे क्या विचार हैं। तो सर ने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से कोट करूँगा। एक कंपनी थी इंडिया में जिसका सामान बहुत ज़्यादा बिकता था, नोकिया। हर दूसरा इंसान नोकिया का मोबाइल यूज़ करता था। टेक्निकली दे वर वेरी गुड, टेक्निकली बहुत अच्छे थे, एंड जो मोबाइल फ़ोन वो बेचते थे उसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन सडनली वो मार्केट से डिसअपेयर हो गया। अचानक से क्या हुआ कि नोकिया के मोबाइल फ़ोन लोग परचेज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्निकली जब अपग्रेडेशन आया, अपग्रेडेशन में एंड्रॉयड का यूज़ ज़्यादा होने लगा। और सैमसंग जैसी एक कंपनी जो कहीं भी अस्तित्व नहीं थी भारत में, उसका अस्तित्व धीरे धीरे बढ़ता गया। तो जैसे सर ने आपको कहा कि आपका बिजनेस प्लान और आपका आइडिया और प्लानिंग ये साइमल्टेनियसली चलते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में आप कर सकते हैं, छोटी समय अवधि के लिए आप कर लेंगे कि आप बोलेंगे मैं 1 साल के लिए बिजनेस कर लूंगा, लेकिन 2-3 साल बाद आपको एग्जैक्ट पिक्चर पता चल जाएगी क्या है। सैमसंग ने वो पूरा मार्केट ग्रैब कर लिया। तो अभी देखिए यहाँ पर एक नोकिया जो एक मेन जाइंट प्लेयर था वो विलन बन गया, और सडनली सैमसंग जो है वो नोकिया को पूरा का पूरा ओवरलैप कर गया। सैमसंग बहुत अच्छा कर रहा था इंडियन मार्केट में, है ना। फिर एक फर्म आई, उसने कहा वी नेवर सेटल, एंड वन प्लस इंडियन मार्केट में आया, और वन प्लस ने क्या करा, सैमसंग को टोटली पूरी तरह से ओवरलैप कर दिया। तो वो एक प्लेयर जो जाइंट प्लेयर बन गया था, उसके ऊपर भी एक और प्लेयर आ गया, क्योंकि उसका प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन क्या था कि समय के साथ जो भी चीज कस्टमर को चाहिए वो चीज बना के दो। एंड उसकी टैगलाइन कह रही है वी नेवर वांट टू सेटल। हमने आज एक प्रोडक्ट बनाया, हम कल उसी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके नया प्रोडक्ट लेके आना चाह रहे हैं। यही एक रीजन है कि आपकी प्लानिंग और आपका एग्जीक्यूशन, जो आप सवाल आपका था और जो आपको सर ने भी कहा, सैमसंग उस पूरी टेक्नोलॉजी को, उस पूरी प्लानिंग को और एग्जीक्यूशन को सैमसंग को भी बदलना पड़ गया। वो सैमसंग जिसने नोकिया को ओवरलैप कर दिया था, वन प्लस के आने की वजह से सैमसंग ने अपने पूरे प्रोडक्ट को चेंज कर दिया। सैमसंग का आप मदरबोर्ड की बात करें, आप कैमरा की बात करें, आप बैटरी की बात करें, उन्होंने सब कुछ बदल दिया। क्यों? क्योंकि समय के साथ उनका जो बिजनेस प्लान था वो आउटडेटेड हो गया, और उनकी जो दूसरा बिजनेस जो लेकर आया उसका प्लान और उसका एग्जीक्यूशन ज्यादा एप्रोप्रिएट था एज कंपेयर टू सैमसंग। तो सैमसंग को क्या करना पड़ा? सैमसंग को वही चीज करनी पड़ी जो वन प्लस कर रहा था। और वन प्लस ने सेम टक्कर किसको दी? एप्पल को, जिसको आप बोलते हो कि फोन की इंडस्ट्री का जाइंट प्लेयर है। पर आज की डेट में अगर आप इंडिया में कैलकुलेशन करो तो आपको अगर एंड्रॉइड यूजर्स मिलेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा यूजर्स कौन होंगे? वन प्लस के यूजर्स। क्यों? वो आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहा है जो आप एक ब्रांडेड प्रोडक्ट बोल रहे हो, iOS को, जिसको आपने बोला था। तो सैमसंग का केस आपको दिखा, प्लानिंग एग्जीक्यूशन सेम रहा तो वो आगे बढ़ा। वन प्लस आया तो सैमसंग का प्लानिंग एग्जीक्यूशन हल्का पड़ गया तो वन प्लस ग्रो करा, और वन प्लस ग्रो कर रहा था तो एप्पल को भी अपने प्लानिंग और प्रोसेसिंग में चेंजेस करने पड़े। तो दिस इज समथिंग जो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन को आप क्लब करके चलते हैं तो आपको बदलाव दिख सकता है। थैंक यू सर। जैसा हम समझ सकते हैं कि अपने कर्तव्य पथ की ओर चलने वक्त हमें एजाइल मेथडोलॉजी, जो हमने अभी जस्ट सीखा है कि कैसे फ्लेक्सिबल
और अडेप्टेबल होना है। हर वक्त जब बदलती टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो कैसे अपने आप को उस चीज़ में ढालें, तभी हमारा बिजनेस प्लान सक्सेसफुल होगा इन लॉन्ग टर्म। अब हम आज के संवाद को कंक्लूड करते हैं एक आखिरी प्रश्न के साथ कि सर हमारे छात्रों को एक सुझाव दें कि कोई भी बिजनेस प्लान तैयार करने के लिए या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक टिप्पणी या एक विशेष ज्ञान जो उन्हें हमेशा आजीवन ध्यान में रखना चाहिए। तो राजेश सर आपसे शुरू करेंगे। देखिए, बिजनेस प्लान हम कोई भी शुरू करें, सबसे पहले हम लोग ये देखें कि जो हम बिजनेस प्लान बना रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहली बार में सफलता को चूम लें। ऐसा नहीं हो सकता। आपका बिजनेस प्लान है, कई बार आप गिरोगे, आप फिर उठो, फिर चलोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, फिर चलोगे। जीवन और बिजनेस कुछ भी ले लें आप, कष्ट हमेशा आते रहेंगे, चुनौतियां हमेशा आती रहेंगी। बस एक ही चीज़ रहनी चाहिए, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के साथ आप सीखते रहें, अपने में सुधार लाते रहें। पर डे हर दिन हमको चैलेंजेस फेस करने हैं, हर दिन हमको सुधार लाने हैं। अगर आपने ये सीख लिया कि मैं गिरना तो हर किसी को है, लेकिन गिरने के बाद उठते कितने लोग हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में कितने लोग गिर गए हैं, लेकिन आप देखिए कितने लोग गिर के फिर उठे और आज बहुत बड़े हो चुके हैं। तो कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, ऐसा नहीं है कि कठिनाइयों के बिना जीवन, ना ही बिजनेस ना ही जीवन, दोनों ही कठिनाइयों के बिना नहीं चलने वाला। कठिनाइयाँ बहुत आएंगी। बस ये है कि आप में कितना आत्मविश्वास है जिसके साथ आप उन चुनौतियों से लड़ सकें और उनको हरा के आगे बढ़ सकें। अगर आप हरा के आगे बढ़ सकेंगे तो सफलताएं आपके कदमें चूमेंगी, और ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। बस आपका कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास और सीखने की चाहत, ये कभी मरनी नहीं चाहिए। तीनों चीज़ों को साथ लेके चलें तो आप बहुत अच्छा करेंगे अपने बिजनेस में, जीवन में, हर जगह। थैंक यू सर। सर रोहित सर, एक ऐसा सुझाव जो हमारे बच्चों के लिए है। देखिए, सुझाव सर ने ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको कह दी हैं ऑलरेडी। मैं बस ये कहूँगा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसको आप स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं आज की डेट में इंडियन मार्केट में, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि कस्टमर क्या चाहते हैं। अगर आप कस्टमर्स की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो आज नहीं तो कल, जैसा सर ने आपको कहा, हो सकता है कि आज आपका प्रोडक्ट ना बिके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज नहीं बिक रहा तो वो कल भी नहीं बिकेगा। समय अवधि सब चीज़ों को चेंज कर देती है। आज वो जनरेशन पेप्सोडेंट और कोलगेट के बहुत सारे फ्लेवर्स यूज़ कर रही है जो आज से कुछ साल पहले तक पाउडर फॉर्म में कोलगेट को यूज़ करती थी। अगर कोलगेट तब ये चीज़ छोड़ देता कि मेरा कोलगेट का पाउडर नहीं बिक रहा है, तो शायद आज उसके पेप्सोडेंट और कोलगेट की जैसे कॉम्पिटिटर नहीं बिक रहे होते। तो आप होप मत छोड़िए कि आज आप जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं, आप समय के साथ साथ उसमें बदलाव लेकर आएंगे। आपके बदलाव कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे, और जब एक बार कस्टमर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, देन स्काई हैज़ नो लिमिट फॉर यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो आज का ये संवाद एक ऐसे शब्द के और इर्द गिर्द रहा, वो था बदलाव। बदलाव बेहद ज़रूरी है। आपका बिजनेस प्लान रिजिड नहीं हो सकता है, निर्धारित नहीं हो सकता है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ तकनीकी उपकरणों का भी निवेश होगा। आपको उस वक्त के साथ अपने आप को ढालना है कि आपके वर्किंग मॉडल में क्या ज़रूरी है। आपको खुद में सुधार करना है कि आप कैसे कुछ नया सीख सकते हैं और अपने सीखे हुए चीज़ से समाज को क्या दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आज के संवाद के लिए अपने दो विशेषज्ञों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके वक्त के लिए और उनके ज्ञान के लिए। थैंक यू सर। एंड जो भी दर्शक ये शो देख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आज हम छात्रों ने कुछ सीखा होगा और इस सीख से वो कल कुछ प्लान करेंगे, कुछ बिजनेस बनाएंगे और देश के विकास के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।